दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की किस तरह की कट्टर सोच है? मजहब के नाम पर देश को धमकाने की कोशिश हो रही है। अरब मुस्लिम देशों से समर्थन मांगने का आखिर मतलब क्या है? दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम की बात हम यहां पर कर रहे हैं, जिन्होंने इस तरह का विवादित पोस्ट लिखा है जिसे लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मंगलवार को जफरुल इस्लाम ने धमकी भरे अंदाज में फेसबुक पर विवादित पोस्ट किया। खान ने हिंदुत्व का कट्टर विचार रखने वाले लोगों पर सफालिया निशान लगाते हुए भारतीय मुस्लिम्स के साथ खड़े होने के लिए कुवैत की तारीफ की। जफरुल इस्लाम ने अपने पोस्ट में लिखा कि कट्टर हिंदू सोच रखने वाले लोगों का यह मानना है कि अपने आर्थिक हितों को देखते हुए मुस्लिम और अरब जगत भारत में मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार पर चुप रहेंगे। कुल मिलाकर जफरुल इस्लाम खान ने भारत के आंतरिक मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। तो दो तस्वीरें, वो विवादित पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो जफरुल इस्लाम की ओर से लिखा गया है, और दूसरी तरफ हम ये सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये किस तरह की कट्टर सोच है। आप मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारत का जो इंटरनल मामला है उसका आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पोस्ट किया है वो पूरी लाइन हम आपको दिखाते हैं। वो पूरा ये देखिए, कट्टर ये भूल गए हैं कि भारतीय मुसलमानों ने शताब्दियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब एवं मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। इस्लामी और अरब विज्ञान में विश्व विरासत में इनका मान विशाल सांस्कृतिक योगदान का कारण है। तो ये वो फेसबुक पोस्ट, और इतना ही नहीं बल्कि भगोड़े जाकिर नाइक की भी तारीफ की है, जो भारत के खिलाफ, भारत के लिए नफरत भरा भाषण देता रहा है। हम वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन है वो जाकिर नाइक, इसके बारे में जिसको हीरो यहां पर बताया है, और साथ ही साथ किस तरह से मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जफरुल इस्लाम साहब। इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मैं आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगी, और साथ ही साथ आपसे ये सवाल भी कि क्या आपको लग रहा है, क्या ये संयोगवश है या ये प्रयोग आप देख रहे हैं जानबूझकर किया गया है, या कुछ टाइम में कह देंगे कि हैक हो गया था मेरा अकाउंट? मुझे नहीं लगता क्योंकि जफरुल इस्लाम के अगर पोस्ट आप देखें, चाहे दिल्ली दंगों से जुड़े हुए, चाहे शाहीन बाग से जुड़े हुए, वो बहुत कट्टर सोच रखते हैं। आज से पहले उन पर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन भारत के एक आंतरिक मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करता है तो मेरे ख्याल से उसके पद पर बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप भारत के संविधान को मानते हैं, अगर आप भारत के नियम कानून को मानते हैं, भारत का लिखित संविधान है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसको उठाने के उचित फोरम है। वो अरविंद केजरीवाल के सामने उठा सकते हैं, केंद्र सरकार के सामने उठा सकते हैं, अदालतों के सामने उठा सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के सामने उठा सकते हैं। अगर यहाँ पर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अरब देशों को ये कहना कि कट्टर हिंदुत्व की सोच रखने वाले मुसलमानों को नुकसान करे, और एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे ख्याल से हिमानी ये बिल्कुल गलत है। भारत का मुसलमान जितना सशक्त और जितना समर्थ है वो शायद ही दुनिया के कहीं और का मुसलमान हो। तो मेरा ये मानना है कि जफरुल इस्लाम को अब अपने पद पर बने रहने का एक मिनट का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए कि उनको तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसी कट्टर सोच रखने वाला व्यक्ति भारत के किसी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकारी नहीं है। हिमानी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ये कहा गया और जिन पोस्ट को आधार बनाया गया, या जो भी, खैर वो आधारहीन है, उसमें उसका कोई तर्क नहीं है। बाकायदा कुवैत की ओर से ये कहा जा चुका है कि इस तरह की अफवाहें या भ्रम जो है उससे कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा विदेश मंत्रालय की ओर से 27 अप्रैल को एक बयान जारी कर ये कहा भी गया था। उसके बावजूद आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह की फेक न्यूज या इस तरह की अफवाह आप फैलाते हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई आप पर होनी चाहिए? या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप इस तरह की चीज कर रहे हैं, आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल ये देश को बांटने की कोशिश है, क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमान और ये अल्पसंख्यक आयोग अगर है तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्पसंख्यकों के नाम पर अगर देखा जाए तो सिख भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी है, ईसाई भी हैं, जैनीज भी हैं, ये तमाम अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो ये सिर्फ एक समुदाय की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कट्टर सोच को दर्शाता है। अल्पसंख्यक आयोग का काम और दायरा बड़ा विशाल और विस्तृत होता है। ये सिर्फ एक ही समाज के बारे में क्यों सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भारत के खिलाफ सोच क्यों रखते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहना चाहिए? मेरे ख्याल से इस सवाल पर अब देश में बहस होनी चाहिए और इसके पीछे पूरी राजनीति है, क्योंकि लगातार वो ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को अलग कॉलम में रखा जाए, अलग सेक्शन में रखा जाए। उनके पुराने पोस्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि तबलीगी जमात के लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ कैदियों जैसा सलूक हो रहा है। और खत भी लिखा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और नाराजगी भी इस पर जता रहे थे। दीपक जी, लौटेंगे हम और इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ आगे बीजेपी नेता हरीश खुराना भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो इस पर आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं और कपिल मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आजकल कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि उन्होंने भारत को बदनाम ही करना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी कंट्री को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अरब कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे रख रहे हैं, एक निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत को बदनाम किया जाता है। एक आध छोटी घटना को लेकर किसी मुल्क को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की जबान बोली है और जिस तरह का बात लिखी है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम को अपने पद से हटना होगा। ऐसी घटिया, जहरीली और आतंकी सोच वाले व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठाया जा सकता। और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये मांग भी करते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं कि तुरंत जफरुल इस्लाम को उनके पद से हटाया जाए। जो आदमी आतंकवादी जाकिर नाइक का समर्थन कर रहा हो, जो आदमी ये कह रहा हो कि देश के अंदर हमले करवाए जाएंगे, इस प्रकार की जहरीली और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, वो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनने के लायक नहीं है। हरीश खुराना जी, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? जब देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, विपत्ति से लड़ रहा है, उस पर हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति जब इस तरह के लोग करते हैं जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, कट्टरता खुद फैलाते हैं और नाम किसी और का लगाते हैं, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखिए हिमानी जी, बात समझनी पड़ेगी, ये जफरुल इस्लाम है कौन? जफरुल इस्लाम एक ऐसा व्यक्ति है जो आज संविधान की एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। बिल्कुल। तो उसका जब ये बयान आता है तो एक देश विरोधी बयान माना जाएगा इसको। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से अभी तक चुप हैं, इस बात को मीडिया में, सोशल मीडिया और मीडिया में आए हुए तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। एक बयान अरविंद केजरीवाल जी का, एक बयान मनीष सिसोदिया जी का अभी तक नहीं आया। उनको पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी और मनीष सिसोदिया जी की चुप्पी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का समर्थन है। आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार की एटीट्यूड है। पहले तबलीगी जमात के मामले के अंदर जिस प्रकार से चुप्पी और समर्थन, मौन समर्थन आम आदमी पार्टी की सरकार कर रहा है इन लोगों को, और अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले और देश विरोधी बयान देने वाले जफरुल इस्लाम के ऊपर चुप्पी, ये दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल के पूरी मिनिस्ट्री इस चीज के अंदर उनका मौन समर्थन है। दीपक जी, आपसे भी मैं इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मामला इतनी जल्दी यहाँ पर शांत होने वाला नहीं है, और ना ही जिस तरह से हरीश खुराना जी यहाँ पर कह रहे हैं, और ना ही बीजेपी लग रही है कि वो दिल्ली सरकार को आसानी से यूं ही छोड़ने के मूड में है। क्या करना चाहिए फिर ऐसे में?
देखिए, इसके पीछे की राजनीति समझना होगा हिमानी। पहले तबलीगी जमात के लोगों के नाम लेने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने शुरू किए थे और बाकायदा एक कॉलम बना जिसमें लिखा जाने लगा कि कोरोना फैलाने में तबलीगी समाज के लोगों की कितनी जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में खुलकर बयान दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव पड़ा क्योंकि मुसलमानों का एक मुश्त वोट इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको मिला था, तो वह जफरुल इस्लाम नाम के कैरेक्टर को लेकर आए जो तबलीगी जमात के लोगों की बाकायदा अपने पोस्ट के अंदर पैरवी कर रहे थे। ये कह रहे थे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, क्वारंटीन सेंटर के अंदर उनको बहुत बेकार स्थितियों में रखा जाता है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी और उनके नेतृत्व की एक रणनीति है कि जफरुल इस्लाम को आगे किया जाए, अपने आप को एक बार फिर से प्रो माइनॉरिटी बताया जाए। इसीलिए मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता ये समझते और जानते हुए भी कि जफरुल इस्लाम देश विरोधी काम कर रहे हैं, एक सर्टेन कट्टर मुस्लिम सेक्शन की सहानुभूति लेने के लिए वो जो इस्लाम साहब जैसे लोग हैं उनको प्रेशर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जो जफरुल इस्लाम ने किया है ये देश विरोधी काम है और देश विरोधी काम करने वाले ऐसे लोगों को जो संवैधानिक पदों पर हैं उनको उस पर रहने का कोई हक नहीं है। तो मेरा मानना है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आम आदमी पार्टी तबलीगी जमात से के चलते जो मुसलमान नाराज हो गए थे उनको खुश करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने जफरुल इस्लाम जैसे कैरेक्टर को आगे किया है और कट्टरपंथी सोच की बातें कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि बहुसंख्यक मुसलमान जो हैं वो देश के साथ हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, लेकिन ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसे भी मुसलमानों का एक सेक्शन है जो कट्टर सोच रखता है, जफरुल इस्लाम जैसे सोच रखता है। और चूंकि आम आदमी पार्टी को इनका एक मुश्त वोट मिलता रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनकी भी सहानुभूति ले, इसलिए जफरुल इस्लाम को आगे किया गया हिमानी। बिल्कुल। और दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन है मौलाना यासुफ अब्बास साहब भी जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी इस पर, आपका पहला रिएक्शन। चलिए, लगता है कि फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन फिर हम दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपक जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ये बात यहाँ पर कर रहे थे कि आखिर मुस्लिमों को ये पीड़ित बताने वाली सोच हमारे देश में कब तक चलेगी, और शायद इसी तरह के लोग हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। जी बिल्कुल हिमानी, और एक आज़ादी के बाद से लगातार एक प्रो माइनॉरिटी कंसर्न रहा है, और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के केंद्र में आई है तब से यही कहा जाता रहा है, एक नैरेटिव बनाया जाता रहा है कि ये पार्टी देश विरोधी है। भले से ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2019 के बीच उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हर समाज के लोगों को बांटे हों, जनधन का अकाउंट हर समाज के लोगों का खुलवाया हो, लेकिन एक माहौल 2019 में उनके जीतने के बाद खड़ा करने की कोशिश की गई कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है और मुसलमानों का एक कट्टर सेक्शन इस नैरेटिव को लगातार चलाता रहा। इसी के चलते सीएए के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुए, शाहीन बाग जैसे आंदोलन हुए, दिल्ली के दंगे हुए, और आज कोरोना में एक जमात निकलकर संक्रमण फैलाती और 30% तक संक्रमण पूरे देश के अंदर बढ़ाती है। तो मेरे ख्याल से ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो देश के कंसिडरेशन में हैं, और इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी अपने आप को माइनॉरिटी के बीच रिपोजिशन करने की कोशिश कर रही है। तबलीगी जमात ने जो गलती की है उसका खामियाजा देश ने भुगता है, लेकिन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर भारतीय डिप्लोमेसी पर पड़ेगा, भारतीय चीजों पर पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये उनका कृत्य पूरी तरह से देश विरोधी है। सिर्फ थोड़े समय की, चंद समय की कट्टरपंथी मुस्लिम सोच वाली राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। हरीश खुराना जी, आपको नहीं लगता है? चलिए, मैं हरीश खुराना जी के पास लौटूंगी, लेकिन मौलाना यासुफ अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिया वक्फ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं। मौलाना जी, पहले तो मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? पूरा उनका बयान बता दीजिए। उनका बयान अभी मैंने सुना नहीं है। मैं शिया फैसला बोर्ड का हूँ जी, शिया वक्फ बोर्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो धमका रखे हैं जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, खुलकर राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कुवैत सरकार का हम शुक्रिया करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो जो हिंदू के नाम पर जो कट्टरता हो रही है और मुस्लिमों को डराने धमकाने का काम हो रहा है, क्या देश में हमारे इस तरह से होता है? देखिए, ना मुस्लिमों को धमकाने की बात हो रही है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि जिससे मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर महफूज है। जितना उतना मुसलमान दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये जफरुल इस्लाम साहब को क्यों नहीं समझ आता? जफरुल इस्लाम साहब की अपनी राजनीति है, वो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है दिल्ली प्रदेश के, तो वो चाहते हैं कि हम मुसलमानों को ऐसा बयान दे के खुश करें। सवाल ये है कि जो बात हो रही है वो उन जमातियों की हो रही है जिनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं।
ये शिया हजरात को भी काफिर मानते हैं, अहले सुन्नत हजरात को भी काफिर मानते हैं, और हिंदू भी इनके लिए काफिर हैं। यानी सुन्नी भी काफिर हैं, शिया भी काफिर हैं। लेकिन वो तो जमातियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, मतलब क्वारंटीन पीरियड पूरा भी हो गया है, उसके बावजूद उनको वहीं रखा गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, छुआछूत जैसी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया जो जमातियों के साथ किया जा रहा है। अब छुआछूत तो है ही ये बीमारी। मैं कितनी फैमिलीज को जानता हूँ जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया तो उनको जो है छोड़ा जा रहा है, बाकायदा उनको उनके घर पहुंचाया जा रहा है। गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी के साथ में, अच्छे इंतजाम के साथ में उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरे होने के बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में उनको उनके घर पहुंचा रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ये कट्टरता बंद नहीं की, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी हमने बाहर, मतलब मुस्लिमों ने, भारतीय मुस्लिम जो हैं उन्होंने बाहर शिकायत नहीं की है, अरब देशों से वो मदद मांग रहे हैं इसके लिए, और ये कह रहे हैं कि वो आगे आए इस चीज के लिए। मतलब वो धमका रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर देख लीजिए आपको भुगतना होगा, एवलांच आ जाएगा। अरब देश हिंदुस्तान के अंदर क्या करेंगे? ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, जितने भी अरब देश हैं ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये क्या करेंगे? ये एक दिन भी तो लड़ नहीं पाएंगे हिंदुस्तान से, एक घंटे के भी तो नहीं है ये। और ये गलत बात है कि इस वक्त हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकायदा उनको इस वक्त हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए। आपको लगता है इसी तरह के लोग हैं जिसकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है? आपको लगता है इसी तरह के लोग हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, बट बांटने की राजनीति करते हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ इसी टाइप के लोग हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं अपने खाली चीप पब्लिसिटी के लिए, चीप और वही लोग पब्लिसिटी। इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के लोग जो हैं वो करते हैं, राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं। लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से हरीश खुनारा हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन हरीश जी, जिस थोड़ी देर पहले आपने दीपक जी को सुना जो कह रहे थे कि आगे फिर ऐसे में आने वाले टाइम में हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको क्या लगता नहीं है कि क्या फिर ऐसे में असर रहेगा या हमारे संबंधों पर किस तरह से असर पड़ेगा? अरब देशों से मदद मांगने का क्या मतलब है? इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की क्या जरूरत है? हिमानी जी, दो इंपॉर्टेंट बात हैं। एक तो इन्होंने जिस प्रकार से कुवैत की बात करी, दूसरा आप एक चीज भूल रही हैं, जाकिर नाइक को इन्होंने हीरो पेश किया है जी। और जाकिर नाइक कौन है? हिंदुस्तान का घोषित अपराधी है, घोषित आतंकवादी है। उसको हीरो के रूप में पेश करना ये मानसिकता दिखाता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। और उसके ऊपर चुप्पी, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा हर बार क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी या उनसे जुड़े लोगों को, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को बोलता हूं कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती है। अभी कुछ देखना कि आज पाकिस्तान के लोग इनके बयान को लेके इंटरनेशनल फोरम में कैसी बेइज्जती करेंगे, भारत की करने की कोशिश करेंगे। अब देखना, आपको इन्होंने भारत की बेइज्जती करी है, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का चुप रहना बहुत कुछ बोलता है कि उनका समर्थन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी क्रम समझिए, पहले दिल्ली के जब दंगे हुए उसके अंदर इनका व्यक्ति पाया जाता है, इनका काउंसलर पाया जाता है। उसके बाद तबलीगी जमात जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा था और तबलीगी जमात के लोग सामने आए इस महामारी के अंदर, उसका समर्थन, बहुत समर्थन किया। और तीसरा, अब जो ये बात आई सामने, जिस प्रकार से जाकिर नाइक और चौहान लोगों को इन्होंने समर्थन किया है, वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सोच कैसी है। ठीक है हरीश जी, आपके ऑडियो में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन दीपक जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे शायद हरीश जी की बात पर। हिमानी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जफरुल इस्लाम जिस सोच को आगे लेकर चल रहे हैं, उस सोच के चंद मुट्ठी भर लोग ही हैं इस देश के अंदर जो कट्टरपंथी हैं, जो ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर वे में भारतीय मुसलमानों को चलना चाहिए, इस्लाम को चलना चाहिए। ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान परस्ती के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित बनाना है। अगर भारत में मुसलमान प्रताड़ित होता तो इतनी बड़ी बातें करने वाला जो ये शख्स है, जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन है, अभी तक
तक इस पद पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता। देखिए, चोरी और सीनाजोरी है इस पोस्ट के अंदर। बिल्कुल। एक तो आप चोरी कर रहे हैं अपने देश के साथ, ऊपर से सीनाजोरी करके धमकी कर रहे हैं कि तूफान आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा। ये कौन सी सोच है दर्शाते हैं। और जैसा भी अब्बास साहब ने कहा, कोई मुसलमान इनके साथ नहीं है, सिर्फ चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते हैं, जिनकी सोच कट्टरपंथी है, जो खाते यहाँ की है, गाते पाकिस्तान की है या गाते बाहर के देशों की है, सिर्फ उन्हीं की सोच ऐसी है। बाकी जो मेन स्ट्रीम का मुसलमान है वो देश के साथ है। हम रोज इस मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं कि क्या वाकई हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुसलमानों के बड़े बड़े लोग, चाहे वो देवबंद से जुड़े हुए लोग हों, चाहे फिरंगी महली हों, वो सभी तबलीगी समाज के लोगों का विरोध करते हैं। कहते हैं मौलाना साहब ने जो कहा है गलत किया है, लेकिन अगर इनका कोई वकील खड़ा होगा तो मैं उसको सिर्फ राष्ट्र विरोधी कहूंगा। ये कहूंगा कि यह आदमी मुसलमानों का अपना देश का कोई भला नहीं कर रहा है और इसका कोई एजेंडा है जो बेहद खतरनाक है। और वो भी ऐसे समय में जब देश को एकजुट रहकर साथ चलने की आगे जरूरत है। कोरोना जैसी महामारी से देश लड़ रहा है, उस टाइम पर इस तरह के लोग देश को हिंदू मुस्लिम राजनीति में धकेल रहे हैं, खुलेआम धमका रखे हैं। फिलहाल शुक्रिया दीपक जी आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हरीश जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।